बच्चों, आज पढ़ते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें सीखेंगे रिलेशन और फंक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। रिलेशन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एक सेट। सेट क्या होता है, क्योंकि हम रिलेशन में हम सेट को यूज़ करेंगे, इसीलिए सबसे पहले हम सेट बताएंगे। पहले आप सेट समझ लीजिए, फिर रिलेशन, फिर फंक्शन पढ़ाते हैं। देखिए, सेट, अ सेट is well defined इसको अंडरलाइन करिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखिए, ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, सेट और कलेक्शन में डिफरेंस होता है। कलेक्शन तो आप किसी का चीज़ भी ले लीजिए, अगर वो वेल डिफाइंड हुआ तभी सेट बनेगा, अदरवाइज वो सेट नहीं बनेगा। सेट और कलेक्शन में डिफरेंस होता है। कलेक्शन आप कोई भी ले लीजिए, अगर वो वेल डिफाइंड है तभी सेट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। यहाँ पे लिख लो, हेयर टर्म well defined means that there is no confusion. देखो, अगर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। अगर आपको कन्फ्यूजन हुई तो वो वेल डिफाइंड ही कैसे होगा। जैसे आप एग्जांपल दीजिए, आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हैं, आप बता देंगे मंदिर के पास में। मंदिर कहाँ है, मेरे घर के पास में। ऐसे तो बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे घर हो जाए, तो ये इस टाइप का एक कलेक्शन हुआ। लेकिन आपका घर कौन है, उसमें तो कन्फ्यूजन है ना। तो कन्फ्यूजन अगर हुआ तो वो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, तो वो सेट नहीं बनेगा। इसीलिए सेट बनने के लिए आपका जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब है देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। ये यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, हमने इसीलिए किया है, इसको समझ लीजिए। और इन जनरल सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, बट ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही करेंगे, लेकिन इन जनरल कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। यहाँ लिख लीजिए, इन जनरल sets are denoted by capital letters. जैसे A B C D X Y Z ETC, ये होता है इन जनरल। पर्टिकुलर नहीं, हम हमेशा नहीं कहेंगे, लेकिन ये इन जनरल कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। स्मॉल लेटर से उसके एलिमेंट होंगे, डिनोट करते हैं। लेकिन ये चीज़ें याद रखना, सेट बनने के लिए कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए तभी। और वेल डिफाइंड का मतलब है उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, तभी वो सेट बनेगा। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। देखो, एग्जाम्पल देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है। देखिए, जैसे कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, क्लास में दो ही टाइप के लोग होंगे, या तो गर्ल्स होंगी या तो बॉयज होंगे। लेकिन यहाँ पे बॉयज़ को तो आप अलग कर सकते हो, गर्ल्स को अलग कर सकते हो, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं। तो ये आपका सेट वेल डिफाइंड हो जाएगा कलेक्शन, और वेल डिफाइंड हुआ तो ये आपका सेट बन जाएगा। सेट बनने के लिए आपका एक कलेक्शन लीजिए, कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड है तभी वो सेट बनेगा। तो ये तो आपका वेल डिफाइंड है, ये आपका सेट है। अब देखो,
सेट कौन सा, ये तो आपका सेट है। अब देखो कौन सा नहीं होगा, द कलेक्शन ऑफ गुड बॉयज इन योर क्लास। ये देखिए, अब देखो इसमें कैसे पहचानोगे कौन अच्छा है कौन ख़राब है। गुड बॉयज बैड बॉयज, कोई कंडीशन तो होनी चाहिए, कोई कंडीशन कैसे पहचानोगे कौन अच्छे लड़के हैं कौन ख़राब है। कोई पढ़ने में अच्छा है तो वो अच्छा हो सकता है उसका नेचर बिहेवियर ख़राब हो, तो ऐसे आप नहीं पहचान पाओगे ना। तो कंडीशन कुछ नहीं दी है, कलेक्शन ये मेरा वेल डिफाइंड नहीं, इसमें तो कन्फ्यूजन है ना। अगर कन्फ्यूजन हुआ तो वेल डिफाइंड नहीं होगा। अगर ये वेल डिफाइंड ही नहीं है तो मेरा ये सेट कहाँ बनेगा, ये सेट नहीं है। लिख लूँ नो सेट, नॉट सेट। ये सेट नहीं है, ये सेट है। ठीक है, ये इस टाइप से आप समझ सकते हो, इसको नोट कर लो फिर आगे आओ। रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, इस रोस्टर मेथड में क्या करेंगे, इस सेट जो होता है डिस्क्राइब्ड बाई, इस सेट इज डिस्क्राइब्ड बाई एलिमेंट सेपरेटेड बाई कॉमा। और इसको लिखते कैसे है, इसके अंदर लिखेंगे, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट लिख लिया, ये एलिमेंट है सेपरेटेड बाई कॉमा। जिससे आप लिख लीजिए ए इक्वल टू सेट AEIOU, ये तो आपके वाइवल हो गए। इसको इस साइड इस टाइप से लिख लिया हमने। एलिमेंट तो ये हो गए सेपरेटेड बाई कॉमर्स, ये लिस्टिंग एलिमेंट होंगे डिस्क्राइब्ड बाय द एलिमेंट, इस टाइप से। अब इसके बाद देखते हैं सेट बिल्डर मेथड। आप देखेंगे सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर सेट बिल्डर मेथड में पढ़ेंगे। देखो यहाँ एक सेट बिल्डर मेथड में आपको कैसे लिखना है, एक आपने एक सेट लिख लिया, ये लिख लीजिए यहाँ पे टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये सच ये होगा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, रूल फॉर कलेक्शन। ठीक, इसमें आप कैसे लिखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। एक हमने एक सेट ले लिया ए, इसमें क्या करना है, आप ले लीजिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डेट x इज लेस देन 5। तो देखो हमारा सेट बिल्डर मेथड जब ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा तभी उस सेट में आएगा, अदरवाइज उस सेट में नहीं आएगा। तो इसमें आप देखिए हमारा यहाँ पे भी ट्रू हो यहाँ पे भी ट्रू हो। तो जैसे आप ले लीजिए 10, एक नंबर ले लीजिए 10 मेरा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू, इस टाइप से आएंगे मेरे नेचुरल नंबर में। हमने ले लिया 10 नंबर, 10 तो मेरा नेचुरल नंबर में तो यहाँ पे तो ट्रू है, यहाँ पे तो हमारा ट्रू नहीं है। इस सेट में आने के लिए यहाँ पे भी ट्रू होना चाहिए और यहाँ पे भी ट्रू होना चाहिए, तभी तो हमारे सेट में आएगा। लेकिन मेरा यहाँ तो ट्रू है, यहाँ पे तो गलत हो गया फॉल्स, तो ये तो मेरे सेट में नहीं आएगा। अब देखिए हमने ले लिया 8 नंबर ले लो, 8 यहाँ भी ट्रू है तो यहाँ पे भी नहीं ट्रू है। 2 ले लिया, हाँ 2 यहाँ पे भी ट्रू है, 2 यहाँ पे भी ट्रू है, तो मेरा 2 जो नंबर है इस सेट में आ जाएगा। 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लेस देन 5 लेना है तो बस 1 2 3 4 इतने ही एलिमेंट आएंगे। तो इसमें लिख लीजिए कौन 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 से नंबर आएंगे, 1 2 3 4।
ये एलिमेंट इसमें आएंगे। और तो कोई एक्स, देखो मतलब ये है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन ये कंडीशन ये है, रूल ये है इसका कि एक्स इज लेस देन 5। अगर एक्स और कुछ यहाँ पे कंडीशन ना लिखी होती तो सारे नंबर आ जाते, लेकिन यहाँ लेस देन 5 कंडीशन लिखा है, तो 10 तो मेरा है 5 से तो बड़ा है, लेस देन 5। ये नेचुरल नंबर में तो आ रहा है, लेकिन ये कंडीशन नहीं होल्ड कर रहा है। 8 मैंने ले लिया, 8 ये कंडीशन तो होल्ड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर फाल्स कर रहा है। और ये 2 ले लिया, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो 2 आ जाएगा इसमें, और 1 भी आ जाएगा, 3 भी आएगा, 4 आएगा, तो ये सेट ऑफ हो जाएंगे, ये सेट में आएंगे। ये देखो मेरा वेल डिफाइंड भी है, ये कलेक्शन तो है 1 2 3 4 का, लेकिन ये मेरा वेल डिफाइंड है, तभी ये सेट में लिख सकते हैं, अदरवाइज हम सेट में नहीं लिखेंगे इसको। तो ये आपका सेट बिल्डर मेथड होता है, सेट बिल्डर मेथड लिखने का इस टाइप से, ये है सेट बिल्डर मेथड लिखने का। ठीक है, इसको कर लीजिए। ये दोनों तरफ से ट्रू होगा, यहाँ पे भी तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसको आप नोट कर लो, फिर बता दें। अब देखते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, देखिए एम्प्टी सेट, a set is said to be empty set और null set और अथवा वाइड सेट। देखो एम्प्टी सेट को हम एम्प्टी सेट कह सकते हैं, एक ही चीज़ होता है, या नल सेट बोलें या वाइड सेट बोलें। ये 3 है इसके कहने के मतलब एक ही है, लेकिन 3 नाम है इसके, एक तो एम्प्टी सेट, एक नल सेट, एक वाइड सेट। इसका मतलब ये है कि इट हैज़, सेट में क्या होना चाहिए, इट हैज़ नो एलिमेंट, नो एलिमेंट, मतलब एम्प्टी सेट का मतलब ये है एक कोई सेट एम्प्टी तब होगा उसके अंदर जब कोई एलिमेंट ना हो। और एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट, ये तीनों एक ही हैं। ये इसको एम्प्टी सेट बोलो या नल सेट बोलो या वाइड सेट बोलो। और ये इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसमें कोई एलिमेंट ना हो, इट हैज़ नो एलिमेंट। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, एंड डिनोटेड बाई ऐसे, डिनोटेड बाई इस टाइप। ये वो एक तो दूसरा था, मतलब अभी जो पहले बताए थे हम सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड में तो ऐसे लिखते थे, रोस्टर, कंफ्यूज मत होना, उसमें एक एलिमेंट फिर कामा सेपरेटेड बाई कामा ऐसे लिखते थे। यहाँ पे ये एम्प्टी सेट का सिंबल है, ये सेट रोस्टर मेथड का लिखने का तरीका है। रोस्टर में ऐसे ही लिखते थे एक सेट को इस टाइप से, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए हम अलग अलग बता रहे हैं। और ये एम्प्टी सेट है, इसको एम्प्टी सेट, इसको ज़्यादातर लोग फाई बोलते हैं, लेकिन फाई और इसमें अंतर होता है, डिफरेंस। फाई हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है और ये थोड़ा तिरछी लाइन होती है, ये थोड़ा डिफरेंस है, बाद में अगर आप बताएंगे तो बता देंगे, लेकिन इसको फाई ही इन जनरल बोल देते हैं, लेकिन ये फाई और एम्प्टी सेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एम्प्टी जो होता है ये थोड़ा तिरछी लाइन होती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। ये मेरा फाई है, ये एम्प्टी सेट का सिंबल है। आप देखो, इसको लिख लो फिर बता रहे हैं। अब पढ़ते हैं, देखो बच्चों, रिलेशन। आप रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन में हम सेट का यूज़ करेंगे, इसीलिए सबसे पहले हमने सेट आपको बताया, अब बताएंगे रिलेशन क्या होता है। तो देखो, रिलेशन, देखो रिलेशन जो है किसी दो सेट के बीच में हम डिफाइन करेंगे।
रिलेशन अभी आगे पढ़ाएंगे, 1 1 ऑन टू, मैनी वन, ये रिलेशन। लेकिन पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए। देखो ए एंड बी आर टू सेट्स। आपने बी टू सेट ले लिया, एन कोई भी सेट हो सकते हैं, एम्प्टी हो, नॉन एम्प्टी, कुछ भी हो सकता है। देन रिलेशन आप डिफाइन करिए। देन रिलेशन एक हमने डिनोट कर दिया आर, फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखो रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जो है, आप लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट, आर एनी टू सेट्स, देन ए रिलेशन ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ए क्रॉस, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप हम बता देते हैं। देखो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट क्या होता है। आप लेट कर लीजिए ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। अभी इसीलिए बताया था सेट क्या होता है। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं टू नॉन एम्प्टी, वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ये अंडरलाइन करो। एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अब इधर देखो, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देकर देखना। देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, आपको पेयर में लेना है। ऑर्डर्ड पेयर कौन किस टाइप के होंगे, ए कॉमा बी इस टाइप के होंगे। और इसमें देखो, इसके लिए ऑर्डर्ड पेयर तो आपने ले लिया ए कॉमा बी, सच डैट स्मॉल a belongs to A and B belongs to B, स्मॉल a belongs to A and ये स्मॉल b belongs to B is called Cartesian product, is called Cartesian product, Cartesian product of set A with B। देखो आपने लिया था A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट। आपको पहले दो नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं, फिर जो उनका लेना है द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जितने सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप के होंगे। और ये कंडीशन क्या है, सच डैट ए बिलोंग करना चाहिए ए में एंड बी बिलोंग करना चाहिए सेट बी में। ये इसमें बिलोंग करेगा ए और ये बी इसमें बिलोंग करेगा। इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद किसके साथ होगा, बी के साथ में होगा। एंड डिनोटेड बाई, इसको देख लीजिए, एंड
डिनोटेड बाई इस टाइप से, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। वही हमने यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें देखो सेट क्या होगा, इसका सबसेट होना चाहिए। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा तभी वो हमारा रिलेशन बनेगा, सेट नहीं सॉरी रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आप एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन करेंगे, लेकिन वो होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का सबसेट होना चाहिए रिलेशन। ये चीज़ें इतनी नोट कर लो, फिर आगे बता रहे हैं। देखो इसको लिखेंगे कैसे, 10 इस ए क्रॉस बी एक इस टाइप से लिखेंगे, ए और बी सच दैट ए बिलोंग्स करेगा ए में एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये आपका लिखने का सिंबल है। ये कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म, ये लिखने का। ये टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए, ये रूल फॉर कलेक्शन। किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, ये अगर दोनों कंडीशन होल्ड कर रही तभी तो आएंगे इस सेट में, सेट बनने के लिए। तो ये चीज़ आप नोट करो। इसके बाद बताते हैं इसके एग्जाम्पल। देखो अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। देखो एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। अब देखो हम ले लेते हैं सेट, एक ले लिया 1 2 इस टाइप के एलिमेंट है, एक बी ले लिया सेट, इसमें 3 और 4 है। तो देखो रिलेशन आप इसका बनाइए, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले डिफाइन कर लीजिए क्या होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर 1,3 आएगा, 1,4 2,3 और 2,4। ये तो आपका इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक, अब इसका देखो रिलेशन कौन कौन से होंगे। हम कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं इसके सेट ऑफ। एक हमने रिलेशन R1 डिफाइंड किया, 1 3 1 4 2 3। देखो ये सेट इसका सबसेट है और ये, तो ये रिलेशन बन जाएगा। R2 अब बना लीजिए, 1 4 2 3 2 4। ए भी सेट इसका सबसेट है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आप कहाँ से डिफाइन करोगे, फ्रॉम दो सेट से। ए टू बी डिफाइन किया, वो होना चाहिए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका सबसेट होना चाहिए, तभी वो रिलेशन बनेगा। तो R1 एक रिलेशन बना लिया, एक R2 रिलेशन ये हो गया। इस टाइप से एक R3 बना लीजिए, ये हो जाएगा 1 3 2 3। ये भी एक रिलेशन, इसका सबसेट तो है ही है। सारे एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, लेकिन सबसेट क्या होता है उसका, इसके ज़रूरी थोड़ा है सारे एलिमेंट हों, इसमें से कुछ हमने ले लिया कुछ छोड़ दिया। तो ये R1 एक रिलेशन, एक R2 एक R3, ये आपके रिलेशन के एग्जाम्पल हैं। इसको इतना नोट करो, फिर आगे बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, इसको एम्प्टी रिलेशन को इसमें क्या बोलते हैं, हिंदी में रिक्त संबंध। रिक्त रिलेशन को तो संबंध, इसको ये एम्प्टी रिक्त संबंध। देखो इसमें क्या होता है, ए रिलेशन इन ए सेट, ए रिलेशन को हम ज़्यादातर कैपिटल R से लिखेंगे। ए रिलेशन इन अ सेट, सेट पता होना चाहिए। सेट क्या होता है, ये सेट
सेट वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तभी वो सेट बनेगा। ए रिलेशन आर इन ए सेट, एक सेट पे डिफाइंड करेंगे, इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट इस सेट का, सेट कोई भी होगा उसका नो एलिमेंट ऑफ सेट लिख लीजिए, ए आप ले ले, ए सेट ए, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। देखो एक रिलेशन तो आर होगा, वो इस सेट पे डिफाइंड होगा, ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट, इसका इस सेट का कोई भी एलिमेंट, किसी एक सेट का इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेट ना करे, तो उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। नो एनी एलिमेंट ऑफ ए, डैट इज, देखो ये जो आपका आर होगा ये मेरा क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा, एम्प्टी रिलेशन। और ये सबसेट किसका होगा, हमने सेट लिया था ए, एक देखो रिलेशन क्या होता है, दो सेट पे डिफाइंड करोगे फ्रॉम, यहाँ एक ही सेट लिया है तो हम एक दोनों ए ले लिया, ए टू बी उसमें होता था रिलेशन कहाँ से डिफाइंड करते थे, एनी सेट ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता था, तो यहाँ पे बी तो है नहीं तो ए टू ए ले लिए, इसका हमने एक सबसेट होना चाहिए, वही तो रिलेशन होता है। तो यहाँ एम्प्टी करना है, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है ये, इसीलिए तो हमने वहाँ पे ये बनाया था एम्प्टी का सिंबल आर। तो ए रिलेशन आर इन ए सेट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, इस सेट का कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेट ना करे तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। अब दूसरा नंबर है, अब देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। देखो ये क्या होता है, सार्वत्रिक यूनिवर्सल रिलेशन। देखो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक संबंध। देखो ए रिलेशन आर इज a relation R in a set A, relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A। देखो इसका मतलब एक रिलेशन R जो है एक सेट पे डिफाइंड करोगे A पे, लेकिन इसका हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इसका हर एक एलिमेंट इसके प्रत्येक एलिमेंट से रिलेट करेगा, तभी ये यूनिवर्सल या सार्वत्रिक संबंध
रिलेशन का मतलब संबंध ही होता है, बनेगा, अदरवाइज ये नहीं बनेगा। देखो, और इसको डेटिस डिनोट कैसे करते हैं, जो रिलेशन मेरा आर होगा यही मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो तो सेट है नहीं, तो ए क्रॉस ए ही हो जाएगा ये चीज़। अब देखो, एक नोट करके लिख लो, नोट बोथ एम्प्टी एंड यूनिवर्स देखो, बोथ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। ये चीज़ ट्रिवियल को हिंदी में ज़्यादा तुच्छ बोलते हैं, तुच्छ संबंध, ट्रिवियल रिलेशन हमेशा नहीं होगा, लेकिन एम्प्टी बोथ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन समटाइम कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। इसको इतना नोट कर लो, फिर बताते हैं आगे। देखो, अब देखो इसमें रिलेशन आने सेट, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशन आने सेट, रिलेशन ऑन अ सेट A, that is subset of A क्रॉस A। देखो, रिलेशन जो होता है, रिलेशन ऑन सेट A, that is सबसेट ऑफ A क्रॉस A। देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, इसको देखो, आप लेट कर लीजिए, एक कोई भी एक सेट ले लीजिए, लेट ए बी एनी सेट, आप कोई भी एक सेट ले लीजिए, आपने ले लिया, और लेट ए बी एनी सेट एंड any subset of A क्रॉस A। इसका एक कोई एक सबसेट ले लीजिए, सबसेट आप लिख लीजिए S ले रहे हो, डेट इज यहाँ पे लिख लूँ S इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ठीक, S ले लिया हमने, S is the subset of A cross A, is defined as identity relation, if every element of A, if every element of A is related to itself only, सबसे देखो यहाँ पे ये चीज़ करूँ, इम्पॉर्टेंट है, एवरी एलिमेंट और रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इनको नोट करो। एवरी एलिमेंट, ये अंडरलाइन कर लो, इटसेल्फ ओनली का मतलब इसका प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, इसको आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं।
आपकी कहीं बुक में ये भी लिखा होगा ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो भी हम बताएंगे। इसीलिए हमने इसको आइडेंटिटी रिलेशन लिखा है। और इट डिनोटेड बाई एंड इट इज डिनोटेड बाई, आई से लिखते हैं। आई में ये आएगा ए कॉमा ए टाइप का, सच ए बिलोंग्स टू ए। ये देखिए, ये तो आपका ऑर्डर्ड पेयर है, पेयर में आएगा। हर एक एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट ए का मतलब स्वयं से रिलेट होना चाहिए, इट्स सेल्फ ओनली। और किसी से रिलेट होगा तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगा। ये आप इतना नोट कर लो, फिर अभी इसका हम एग्जांपल बताएं। देखो एग्जांपल यहीं पे देख लो। एग्जांपल, आपने ले लिया सेट ए में 1 2 3 इस टाइप के एलिमेंट आपने ले लिए। अब बनाइए आइडेंटिटी रिलेशन। देखो एवरी एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट सेल्फ से रिलेट होना चाहिए, इट्स सेल्फ ओनली। ये चीज़ ध्यान देना, इम्पॉर्टेंट ये है, इसका हर एक एलिमेंट स्वयं से रिलेट होना चाहिए। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट ले लिया तो ये ए होना चाहिए, एक एलिमेंट हो गया। सेकेंड एलिमेंट, पहला एलिमेंट स्वयं से रिलेट है, इट्स सेल्फ। सेकेंड एलिमेंट भी खुद से रिलेटेड है। थर्ड एलिमेंट ए भी रिलेटेड है। तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन बन गया। ये आप I1 कर लीजिए। एक I2 आप रिलेशन लिख लिए। ये आपका क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। I2 आप बना लीजिए 1 1 2 2, ये भी हो गया। ये क्या आपका आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। देखो इसमें क्यों कंडीशन फेल्ड हो गई? एवरी एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट लिया रिलेट है खुद से, सेकंड एलिमेंट ले लिया वो भी है, लेकिन थर्ड एलिमेंट रिलेटेड नहीं है खुद से, तो इसलिए ये चीज़ें गलत है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आपको अगर मिल जाए इस टाइप का तो पहचान लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन ये नोट करो। फिर अगला बता रहे हैं। देखो अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखने से पहले अभी जो आइडेंटिटी रिलेशन लिखा उसका एक चीज़ ये नोट कर लूँ। नोट करके नोट आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज यूनिक। ये यूनिक होगा, डिफरेंट नहीं होता। आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज यूनिक, ये नहीं अलग अलग हो सकते हैं, हमेशा एक ही होगा और कोई आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगा। इसीलिए आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज यूनिक। अब इसके बाद देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखो इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है? एक आप कोई सेट ले लीजिए और एक सबसेट ले लीजिए, उस पर आप रिफ्लेक्सिव कैसे कहोगे? पहले डेफिनेशन लिख लेते फिर बताते हैं। लेट ए बी एनी सेट, एनी सेट, आप एक कोई भी सेट ले लिए और क्या करो, और लेट कर लो, इसका एक सबसेट ले लो। लेट एस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। एक तो कोई एक एनी सेट ले लिया और उसका एक सबसेट ले लिया। अब उसको आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? देन एस इज सेट टू बी, एस इज सेट टू बी
रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ आई द सबसेट ऑफ एस, आइडेंटिटी उसमें कंटेन होनी चाहिए, जो भी पहले हमने बताया है। वो अगर कंटेन नहीं है इसमें, तब तक ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आइडेंटिटी हमारा रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, लेकिन इसके लिए पहले आपको आइडेंटिटी इसमें अगर कंटेन है तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा। आइडेंटिटी के बाद भी एलिमेंट आ रहे हैं तब भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, आप एक सेट ले लीजिए 1 2 3, इस टाइप का एक ले लिया। आप एक सेट सबसेट बना लीजिए, एक S1 बना लिया। S1 किस टाइप का है? 1 1 2 2, ये आप ले लिया। एक S2 बना लीजिए 1 1, एक ये ले लिया 2 2 3 3। S3 एक बना लीजिए आप 1 1 2 2 3 3 1, 2, इस टाइप से बना लीजिए। तो देखो ये इसमें आइडेंटिटी की डेफिनेशन हमने अभी पहले बताया था, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। इसके 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, और तीनों खुद से रिलेट होने चाहिए तभी वो आइडेंटिटी बनेगा। आइडेंटिटी मेरा कंटेन एस में होना चाहिए। तो सबसे पहले आइडेंटिटी तो देखो, आइडेंटिटी ही नहीं कंटेन कर रहा तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा। अगर आइडेंटिटी कंटेन कर गई उसमें तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर आइडेंटिटी के बाद भी कोई एलिमेंट आ रहे हैं तब भी रिफ्लेक्सिव होगा। देखो इसमें 3 एलिमेंट हैं। पहला तो एलिमेंट लिया रिलेट टू इटसेल्फ ओनली है, ट्रू है ये कंडीशन। ये देखा सेकेंड एलिमेंट, ये भी, ये तो है ही नहीं, इसमें 1 3 हो गया, ये तो मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये आइडेंटिटी नहीं कंटेन कर रहा तो रिफ्लेक्सिव कैसे होगा? पहले तो ये चेक करो कि आइडेंटिटी कंटेन कर रही कि नहीं। आइडेंटिटी ही नहीं कंटेन कर रही तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो सबसे पहले आइडेंटिटी पे ध्यान जाना चाहिए, आइडेंटिटी कंटेन है कि नहीं है। अगर आइडेंटिटी कंटेन हो रही तभी रिफ्लेक्सिव होगा। आइडेंटिटी को भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। तो ये तो नहीं होगा। देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट लिया, उस रिलेटिव खुद से है, ये भी है, सेकेंड उठाया ये भी, तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। थर्ड वाला देखो, ये भी है, ये तो आपका आइडेंटिटी हो गया इतना पार्ट। ये वाला तो एक्स्ट्रा आ रहा। तो यहाँ तो ये डेफिनीशन हमने क्या लिखा है, ये चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट ये है डेफिनीशन। डेफिनीशन देखो ये होल्ड हो रही, आइडेंटिटी इस सेट में होल्ड है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। इतना आप नोट कर लो, फिर हम बता रहे हैं कि देखो आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी पढ़ लिया, रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया। अब देखो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये तो बहुत कम आता है, लेकिन देख लीजिए कहीं क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो इस टाइप से कर देना। पहले ये चीज़ का नोट लिख लो, आइडेंटिटी रिलेशन इज आ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये आप नोट कर लीजिए। अब देखो टोटल नंबर्स ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं। देखो अगर यहाँ पे इफ सेट में कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट n है, मतलब आप एक सेट ले लीजिए, इसमें 1 2 3 अप टू अप कितने हैं एलिमेंट, n एलिमेंट है, वही दिख लिया। ये इसके सेट में ये सिंबल दिखाता है कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, मतलब टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन आ सेट, मतलब कितने हैं, n एलिमेंट हैं। तो n एलिमेंट हैं तो इसमें टोटल देन कितना होगा, टोटल नंबर्स ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए,
ए क्या है, आपका सेट है, तो इसके सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, n हैं। तो देखो यहाँ 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो देखो पहले आइडेंटिटी रिलेशन कौन कौन से होते हैं वो बना लो, आइडेंटिटी जो खुद से रिलेट कर रहे हो। तो यहाँ पे 1 2 ना करो, इसको नाम कुछ और दे दो, A1 A2 A3 अप टू AN एलिमेंट है, ठीक। तो देखो आइडेंटिटी वाले किस टाइप के होंगे पहले वो बना लेते हैं। तो ये 1 1 इस टाइप से होंगे, 2 2 वाले इस टाइप के एलिमेंट हो जाएंगे, ये अप टू AN ये कितने इस टाइप से बनेंगे, 1 2 3 अप टू जितने एलिमेंट होंगे, ये आपके नंबर कितने हैं, n हैं। और टोटल नंबर कितने बनते हैं आपके, n स्क्वायर। अदर वाले कौन कौन से होंगे वो आप पहले देख लीजिए। मतलब रिफ्लेक्सिव में इस टाइप के 1 2 फर्स्ट सेकंड को ले लिया जाए, 2 3 इस टाइप के, अप टू इस टाइप के बन जाएंगे AN-1 इंटू AN, इस टाइप के बनेंगे। मतलब आइडेंटिटी कितने हैं और विदाउट आइडेंटिटी वाले कितने हैं। तो टोटल तो आपके ये n स्क्वायर होते हैं, लेकिन ये कितने बचेंगे, ये n स्क्वायर है, ये n है, तो ये वाला कितने बनेंगे, n स्क्वायर माइनस n, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं ऑन ए सेट इज इक्वल टू 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ये होता है। ये आपके कोर्स में बहुत कम आता है, लेकिन आ गया तो हम बता दिए हैं। ये ज़्यादा आपके सिलेबस का थोड़ा है नहीं, ये NCERT में कम आता है। आगे अदर है ISC बोर्ड, उसमें ज़्यादातर पूछ लेते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो ये ज़्यादा आपके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, कैसे निकालते हैं ये चीज़ तो हमने बता दिया। आप डायरेक्ट याद कर सकते हो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ये आया कहाँ से, ये आया, ये हमने लिख लिया। आइडेंटिटी रिलेशन कितने होते हैं, यूनिक होता है, वो जितने एलिमेंट होंगे उतने ही बनेंगे। तो n एलिमेंट है n होंगे, ये टोटल कितने होते हैं n स्क्वायर, और n स्क्वायर माइनस ये कर दिए तो ये विदाउट वाले हो गए, और ये कितना कर दिया 2 की पावर n स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया तो हमने बता दिया। अब देखो इसके बाद इतना पहले नोट करो फिर बता रहे हैं। देखो अब पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अब इसको हम लिख लेते हैं पहले हिंदी में, सममित रिलेशन। सममित संबंध। देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक ये होता है कि अगर आप कोई एक सेट ले लीजिए, उसका एक सबसेट ले लीजिए, एक सेट लेट ए बी एनी सेट, और एक लेट कर लेते हैं एक सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए का, इसका ले लेते हैं ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट ले लिया, इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक कब होगा, देखो इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, ए और बी हमने दो एलिमेंट ले लिए, ये अगर एस में बिलोंग कर रहे हैं, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू एस। देखो यहाँ पे ध्यान देना जरा सा, ए बी अगर एस में ले रहे हैं तो बी ए भी एस में बिलोंग कर गया है, तब हमारा वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। डैट इज मतलब इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए, ये याद ऐसे होते हैं। अब देखो एग्जाम्पल देखो तब ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल, एक सेट ले लिया ए, इसमें एलिमेंट ले लिए 1 2 3, ये ले लिए।
अब इसका बना लो एक सबसेट, एक S1 बना लिया। इसमें देखो 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, इतना ले लो। एक S2 बना लीजिए आप, S2 ले लिया, उसमें क्या लिया आपने 1 1 ले लिया, 1 2 ले लिया और 2 1 ले लिया। S3 ले लिया, 1 1 कर 2 2 कर लो, यहाँ पे 2 2 कर लो और 2 3 3 1 ले लिया। ठीक, अब ये देखो 1 1 तो है, देखो ए आपका A कॉमा बी तो B कॉमा ए, अगर A मेरा ये है B ये है तो इसको चाहे इधर से लिखो AB तब भी आएगा आपको। AB अगर लिखना है 1 to 1, अगर आप BA भी लिखो तो आपका A ये था B ये था, पहले भी BA कर दिया आपने, ये B हो गया है और ये आपका 1 हो गया। तो ये लिखा तो से ऐसे ही तो होगा 1 कॉमा 1। तो ये हमेशा A कॉमा B लिखो या B कॉमा है, तो जो आइडेंटिटी होता है वो मेरा सिमेट्रिक भी होता है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये तो मेरा होल्ड हो रही कंडीशन, ये वाली, ये भी होल्ड, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन तो बन जाएगा। अब देखो 1 1 ए भी है, ठीक है। देखो 1 2 ए और बी बिलोंग कर रहा है, ये कर लीजिए, बी कर लीजिए, तो बी और ए मिलना चाहिए, तो बी ए आपका मिल गया। 1 2 है तो 2 1 मिलना चाहिए, तो ए भी आपका होल्ड कर गया, ये आप भी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब देखो S3 ले लीजिए, 2 2 ये तो आपका होल्ड हो जाएगा, ए बी चाहे बी है एक ही चीज़ है। 2 3 ए कॉमा बी तो आपका बिलोंग कर गया, लेकिन 3 2 नहीं है, यहाँ क्या आ गया 3 1, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। इतना नोट कर लो, फिर आगे बता रहे हैं। देखो अब देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव ये एक आप सेट ले लीजिए, फिर एक सबसेट S ले लीजिए A क्रॉस A का। वो ट्रांजिटिव कब होगा? अब A कॉमा B बिलोंग करना चाहिए S में और B कॉमा C भी बिलोंग करना चाहिए S में, देन A कॉमा C बिलोंग टू S, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा। पहले लिख लो ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है। ट्रांजिटिव रिलेशन, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन पहले लिख लो। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको हिंदी में भी लिख लो, क्या बोलते हैं? क्रामक संबंध। ठीक, आप एक कोई सेट ले लीजिए, लेट ए बी एनी सेट, एनी सेट एंड और कर लीजिए लेट एस बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। एक इसका सबसेट ले लीजिए, देन एस इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन if A comma B belongs to S, then and B comma C belongs to S, then A comma C belongs to S। देखो आपने दो सेट, एक सेट ले लिया एनी सेट, उसका एक सेट सबसेट ले लिया एस ए क्रॉस ए का। ये ट्रांजिटिव कब बनेगा? जब ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए एस में और बी कॉमा सी भी एस में बिलोंग करना चाहिए, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एस, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। पहले एग्जांपल देखो, कुछ थोड़ा समझ में आएगा। देखो एग्जांपल देखो पहले,
एक सेट ले लिया 1 1 2 3 एलिमेंट ले लिए, एक और लेना है 4 ले लीजिए। एक इसका सेट एस ये बना लीजिए, उसमें आपने ले लिया 1, 2, 3, 1, 3, एक तो ये बना लिया। दूसरा सेट ले लीजिए 1, 2, 2, 3 और 3, 4। एक दूसरा सेट बना लीजिए S = 1, 1, 1, 3, 2, 3, 2, 2। देखो ये लिया, ये आपका हो गया A, ये हो गया B। ए बी बिलोंग्स टू S, तो B, C बिलोंग करना चाहिए। तो B ये हो गया, C ये हो गया। तो देखो A B तो बिलोंग कर रहा है, B C बिलोंग कर रहा है, तो A, C है, मतलब 1, 3 ये है इसमें। तो ये तो आपका ट्रू हो गया। ये देखिए 1, 2 बिलोंग कर रहा है, ये आपका A हो गया, ये B हो गया। तो B और C देखो 2 से स्टार्ट, ये B हो गया, ये C हो गया। A B बिलोंग कर रहा है, B C बिलोंग कर रहा है, तो क्या A और C होगा? A C तो इसमें है नहीं, 3, 4 है, तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ। ये देखो 1, 2 है, 1, 1 ये A हो गया, B हो गया। तो B क्या है? ये हो गया, C मान लीजिए ये है। तो A, C है कहीं? 1, 3 है, 1, 3 इसमें नहीं है। तो ये एक भी कंडीशन अगर फेल्ड हो गई तो ट्रू नहीं रहेगा, वो फॉल्स हो जाएगा। ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये इतना नोट कर लो, फिर आगे और बता रहे हैं।